आज हम बात करते हैं डायबिटिक मेलाइटस के बारे में। डिफिनेशन: अ डिसीज इन विच द बॉडी डज नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एंड द किडनीज मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। डायबिटिक मेलाइटस एक ऐसा रोग जिसमें शरीर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाता है और किडनी लार्ज अमाउंट में यूरिन बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायबिटिक मेलाइटस। बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटिक मेलाइटस की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायबिटिक मेलाइटस? इसको सिंपल लैंग्वेज में मधुमेह के नाम से जानते हैं और आम लोगों की लैंग्वेज में इसे शुगर भी कहते हैं। क्या रीज़न है इसे शुगर मधुमेह कहने के पीछे? कहीं ना कहीं जो शुगर है वो आपके ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे से। जब ब्लड में ग्लूकोज अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे शुगर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे या फिर इसे हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन भी कह सकते हैं। इसीलिए इसे शुगर की बीमारी या मधुमेह की बीमारी कहते हैं। अगर हम बात करें इनके कॉमन साइन और सिम्टम्स के बारे में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज़ है या डायबिटिक कंडीशन में है? इसके सिंपल साइन सिम्टम की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट को थ्रस्ट यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, मतलब प्यास बढ़ने लगेगी जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है और पानी की डिमांड करेंगे। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो ऑस्मोलिटी काज करेंगे, जिससे पानी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, भूख भी बढ़ सकती है। पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। कॉमन सी बात करें तो आपकी जब थ्रस्ट बढ़ जाएगी तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे, तो डेफिनेटली आपका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। जब डायबिटीज़ सीवियर हो जाती है तो जहाँ भी आप यूरिनेट करेंगे वहाँ आपको एक अलग सी स्मेल आएगी। अगर आप खुले मैदान में या खुली जगह पे यूरिनेट करते हैं तो वहाँ पे चींटियों का अटैक भी आपको देखने को मिल सकता है। आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, कमज़ोरी सी लगेगी। अगर पर्टिकुलर पर्सन को अगर वो डायबिटिक है तो उसे अगर चोट लग जाती है तो उसके घाव में रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी कि उसका घाव भरने में सही टाइम से, मतलब जितने टाइम में रिकवर होना चाहिए उतने टाइम में रिकवर नहीं हो पाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसका कहने का मतलब यह है मेटाबॉलिक, जिसमें आपकी बॉडी का मैकेनिज्म में से एक है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि आपकी बॉडी इनको एक्सेप्ट कर सके। अगर इस प्रोसेस में आपको कोई अबनॉर्मलिटी देखने को मिले तो इसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसके कारण जो हमारा प्रॉब्लम डेवलप होगा वो डायबिटीज़ कहलाएगा। हाइपर ग्लाइसीमिया, लैंग्वेज ऑफ फार्माकोलॉजी। हाइपर का मतलब है बढ़ना, ग्लाइसीमिया इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, दैट कंडीशन कॉल्ड डायबिटिक मेलाइटस। इसकी वैल्यू दो कंडीशन पे डिसाइड करते हैं। नंबर 1, फास्टिंग मोर देन इक्वल टू 126 mg/dl प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग, इसमें जो आपके ब्लड में शुगर का लेवल है वो 126 mg/dl होना चाहिए था या तो उससे कम। अगर हम यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट के बारे में बात करते हैं तो मोर देन 126 mg/dl फास्टिंग में होगा। सेकेंड, 2 hours आफ्टर 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज मोर देन 200 mg/dl। दूसरा, अगर हम उस पार्टिकुलर पर्सन को 2 घंटे बाद
अगर हमने 75 ग्राम ग्लूकोज ओरल रूट से दिया है तो मेजर्ड अमाउंट में 2 घंटे बाद ब्लड इन ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 200 mg/dl या तो उससे अधिक होनी चाहिए। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की तो इसके कौन कौन से टाइप होते हैं? मेन इसके टाइप होते हैं 4, जिनके नाम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो इसमें टाइप्स जो होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं जो बहुत मेन इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइप 1 की। इसका नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, इसी को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में इसको जब हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे या ब्रेक करेंगे ऐसी कंडीशन जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन इंसुलिन पे डिपेंड हो, ऐसे पर्सन को या पेशेंट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। इसके 2 मेन पॉइंट होते हैं। नंबर 1, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉयड बीटा सेल ऑफ इंसलेट्स। ऑटो इम्यून, इट मीन्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जब हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा एजेंट कुछ भी हो जो कि आपकी एंटीबॉडी बीटा सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बीटा सेल में इंसुलिन बनता है, बीटा सेल से ही क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। जब हमारी बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं। सेकेंड, नो बीटा सेल अब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी नीड एक्सटर्नल इंसुलिन। अब देयर इज़ नो बीटा सेल, जब इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाए और आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत पड़े तब हम बात करते हैं टाइप 1 की। जब हमारी बॉडी में बीटा सेल इंसुलिन बनाएंगी नहीं तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन की जब ज़रूरत होगी तो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हमारी बॉडी दोबारा से ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर सके। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। इसका दूसरा नाम होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटस। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इन नाम को हमेशा याद रखना। जब हम बात करते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, इसमें आपके बॉडी में जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल की बात करें तो कर रहे हैं तो इसमें हम इंसुलिन एक्सटर्नल सोर्सेज से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। ये चीज़ तो है कि आपकी बॉडी काफ़ी हद इंसुलिन नहीं बना पा रही है, लेकिन हम इसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग लेकर बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर इसके 2 की पॉइंट्स हैं। नंबर 1, नो और ओनली मॉडरेट डिक्रीज इन बीटा सेल मास अबाउट 90% आर टाइप 2। यहाँ पर या तो बीटा सेल के नंबर में या तो कमी आ जाएगी या तो कुछ हद तक ही कमी आएगी।
90% पॉपुलेशन इसी डायबिटीज़ से ग्रसित है या डिपेंड है, लेकिन जो 10% है वो मिक्सचर है। ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी पेशेंट को मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से डायबिटीज़ है तो यह आपको भी हो सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो। सेकंड की पॉइंट की बात करें, इंसुलिन इन सर्कुलेशन लो, नॉर्मल और इवन हाई। इसमें या तो इंसुलिन लो होगा या नॉर्मल होगा या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। यहाँ टाइप 2 में याद रखना है कि बीटा सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं है। कभी कभी ज़्यादा अगर डिस्ट्रॉय हो गई हैं तो लो हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, अगर सही है तो हाई भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की, सेकेंडरी डायबिटीज़ ड्यू टू पैनक्रियोटमी ड्रग एंड अदर्स। इसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं, जो इंसुलिन के रेगुलेशन को बनाने वाले एजेंट और सेल को कम कर देता है, उसे हम सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू पैनक्रियाज को रिमूव कर दिया गया है, या कुछ और ड्रग ऐसे होते हैं मतलब कि जो डायबिटीज़ को कराने के लिए जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंटल एनिमल में यूज़ किए जाते हैं, जो कि जब यूज़ किए जाते हैं फिर जो एंटी डायबिटिक ड्रग भी देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या एंटी डायबिटिक मेडिसिन का काम मतलब सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। एंड अदर्स में ये आता है कि जैसे कि जो ड्रग यूज की गई हैं एंटी डायबिटिक के रोल के लिए, तो वो काम कर रही हैं या नहीं, ये भी कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 4 की, गेस्ट्रोशनल डायबिटीज़ ड्यू टू occurs around 20 to 24 weeks of pregnancy, placental hormone cause resistance। गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ एक ऐसा टाइप ऑफ डिसीज़ है जो कि वुमेन को तब होगी जब वह प्रेग्नेंट होगी या प्रेगनेंसी के दौरान जब 20 to 24 वीक्स के अराउंड डायबिटीज़ होता है, तो उसे गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। जब प्लेसेंटल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, जैसे ग्लूकोज इंक्रीज होने लगता है। फिर जब ग्लूकोज इंक्रीज होने लगेगा तो डायबिटिक होने के बहुत सारे रीजन बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। अगर कॉन्टिन्यूसली लंबे समय से आपको डायबिटीज़ है तो आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? हाई बीपी, जब हमें लंबे समय से कोई बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ हो रखा है तो हमारा बीपी हाई हो सकता है। एडिमा इन लेग्स, पैरों में एडिमा हो सकता है। पेन इन लेग्स, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। स्वेटिंग यानी कि हमें पसीना भी बहुत जाएगा। और मसल्स डैमेज, जो मसल्स हैं वो हमारी डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में भी इन्फ्लामेशन होने लगेगा। न्यूमोनिया, और हमें निमोनिया के भी लक्षण दिखाई देने लग सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। तो इसमें मेन इसके थ्री वो होते हैं, रूट होते हैं, जैसे कि नंबर 1 डाइटरी मैनेजमेंट। हम डाइट में जैसे कि जो शुगर बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको कम लें। एक्सरसाइजेस रेगुलर हम एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग इवनिंग, मतलब सुबह के टाइम जल्दी उठकर एक्सरसाइज करें, ये सब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसुलिन थेरेपी, और डायबिटिक पेशेंट को हमें इंसुलिन थेरेपी भी देनी चाहिए। थैंक यू।